स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल वर्सेटाइल नॉलेज मास्टर पे। और आज ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में क्लास 12th ज्योग्राफी पार्ट 2 के अंतर्गत लेसन 6 जिसका नाम है जल संसाधन, आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और आपको विस्तृत में इस विषय पर जानकारी देंगे। बच्चों, जैसा कि नाम है जल संसाधन, जल के बारे में यह बात तो आपको पता ही है कि जल ही जीवन है। जल के साथ जब जीवन शब्द लग जाता है तो कुछ भी बताने के लिए ज़्यादा शेष नहीं रह जाता, क्योंकि जल है तो जीवन है, और अगर जीवन है तो जीवन के सभी क्रियाकलाप संभव हो सकते हैं। क्योंकि बच्चों, जल एक ऐसी आवश्यकता है हमारे लिए जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। इस अध्याय में हमें क्या क्या पढ़ना है और जल के बारे में, जल की गुणवत्ता और जल प्रदूषण, जल की क्वालिटी जो भी है, इसमें इस अध्याय में पूरा विस्तृत रूप में आपको बताया गया है। तो आइए देखते हैं जल संसाधन लेसन 6 ज्योग्राफी पार्ट 2। बच्चों, कुछ निश्चितता के साथ कहा जा सकता है, देखिए आपके अध्याय के शुरुआत में लिखा है, कुछ निश्चितता के साथ कहा जा सकता है कि समाज, जनांकीय परिवर्तन, जनसंख्या का भौगोलिक स्थानांतरण, प्रौद्योगिक उन्नति, पर्यावरणीय निम्नीकरण और जल अभाव का साक्षी होगा। जनांकीय परिवर्तन जो है, यानी समाज में जनसंख्या का जो परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन का तात्पर्य यह है कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है और जनसंख्या का जो भौगोलिक स्थानांतरण है और प्रौद्योगिक उन्नति, ये जो है यह, और इसके साथ में पर्यावरणीय निम्नीकरण। आप सब ये जो शब्द हैं ये बहुत अब आपसे अपरिचित नहीं, इन सब के बारे में आप जानते हैं, क्योंकि पिछले सभी अध्यायों में कहीं न कहीं इन सब पे आपको चर्चा की गई है। तो पर्यावरणीय निम्नीकरण यानी पर्यावरण का जो ह्रास हो रहा है, और जल अभाव का साक्षी होगा। ये सभी किसके साक्षी हैं? जल अभाव के। जल अभाव संभवतः इसकी बढ़ती हुई मांग। जल अभाव क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी मांग बढ़ रही है। अति उपयोग तथा प्रदूषण के कारण घटती आपूर्ति के आधार पर सबसे बड़ी चुनौती है। जल एक चक्रीय संसाधन है जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी पर लगभग 71% धरातल पानी से आच्छादित है। बच्चों, एक बात आपसे मैं ज़रूर कहूँगी कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम जिस ग्रह पर रहते हैं, सौरमंडल के 8 ग्रह हैं, और 8 ग्रहों में से हमारा पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। ठीक है। और आपने देखा हमारा जो ग्लोब है, इस ग्लोब पर अधिकतर जो है क्या है, आपको नीला कलर दिखाई देता है। तो नीला जो कलर है ये सब क्या है? पानी है। और पानी का प्रतिशत कितना है? 71%। हमारी पृथ्वी पर पानी का प्रतिशत है 71, और जो बाकी शेष बचा है 29% ये है स्थल भाग। तो जो 71% जल हमारी पृथ्वी पर है, इस पर जो अलवणीय जल, कुल जल का केवल 3% है। यानी जो 71% जल है, इसमें भी 3% ही हमारे उपयोग के योग्य है। बाकी जो पानी है वो सब कैसा है? खारा है। और अलवणीय कितना, यानी खारेपन से मुक्त कितना है? 3%। अलवणीय जल यानी जो बिना, जिसमें खारापन नहीं है, की उपलब्धता स्थान और समय के अनुसार भिन्न भिन्न है। इस दुर्लभ संसाधन के आवंटन और नियंत्रण पर तनाव, लड़ाई झगड़े, संप्रदाय, प्रदेश और राज्यों के बीच विवाद का विषय बन गए हैं। अर्थात बच्चों, कहा गया है इस जल के कारण क्या होता है, ये जो हमारा जल है, दुर्लभ संसाधन है, इसके आवंटन और नियंत्रण पर तनाव और लड़ाई झगड़े, जल के कारण विभिन्न राज्यों और देशों के मध्य, धर्म संप्रदायों के मध्य में क्या हो जाता है, जो कि वाद विवाद का कारण बनता है। विकास को सुनिश्चित करने के लिए जल का मूल्यांकन, कार्यक्षम उपयोग और संरक्षण आवश्यक हो गए हैं। जल का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जल के बिना कोई भी विकास के कार्य संभव नहीं है। उसके बाद अब आइए देखते हैं भारत के जल संसाधन के बारे में क्या कहा गया है। भारत के जल संसाधन, भारत में विश्व के धरातलीय क्षेत्र का लगभग 2.45% जल संसाधनों का 4% और जनसंख्या का लगभग 16% पाया जाता है। देश में एक वर्ष में वर्षण से प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग 4000 घन किलोमीटर है।
धरातली जल और पुनः प्रतियोग योग भौम जल से 1869 घन किलोमीटर जल उपलब्ध है। इसमें से केवल 60% जल का लाभदायक उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार देश के कुल उपयोगी जल संसाधन 1122 यानी 1122 घन किलोमीटर है। तो ये था भारत के जल संसाधन। इसके बाद देखते हैं धरातली जल संसाधन के बारे में। धरातली जल संसाधन के मुख्य 4 स्रोत हैं, यानी जो हमें धरातल के ऊपर जो जल के स्रोत हमें दिखाई देते हैं वे कौन कौन से हैं। इनमें है नदियाँ, झीलें, तलैया यानी वे तालाब का छोटा रूप तलैया, तालाब। देश में कुल नदियों तथा उन पर सहायक नदियाँ जिनकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से अधिक है को मिलाकर 10,360 नदियाँ हैं। भारत में सभी नदी बेसिनों में औसत वार्षिक प्रवाह 1869 घन किलोमीटर होने का अनुमान लगाया गया है। फिर भी स्थलाकृतिक जलीय और अन्य दबावों के कारण धरातलीय जल का केवल 690 घन मीटर या अर्थात 32% जल का ही उपयोग किया जाता है। कितने प्रतिशत? 32% का ही हम उपयोग करते हैं। नदी में जल प्रवाह इसके जल ग्रहण क्षेत्र के आकार अथवा नदी बेसिन और जल ग्रहण क्षेत्र में हुई वर्षा पर निर्भर करता है। इसको हमने पिछले लेसन में भी पढ़ा है। पर्यावरण, जो भौतिक पर्यावरण रहा है, इसके बारे में हमने पढ़ रखा है। और देखिए इसमें दिया है कुछ नदियाँ जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु के जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े, यानी इन तीनों नदियों का जल को ग्रहण करने का जो एरिया है अधिक जल इसमें आता है। और गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। ये नदियाँ यद्यपि देश के कुल क्षेत्र के लगभग 1/3 भाग पर पाई जाती हैं, जिनमें कुल धरातलीय जल संसाधनों का 60% जल पाया जाता है। बहुत ही साधारण शब्दों में आपको अध्याय समझाया गया है, आप बस बहुत ध्यान से देखते जाइए और पढ़ते जाइए। दक्षिण भारतीय नदियों जैसे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी में वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतर भाग काम में लाया जाता है, लेकिन ऐसा ब्रह्मपुत्र और गंगा बेसिनों में अभी भी संभव नहीं हो पाया है। अब आइए देखते हैं भौम जल संसाधन क्या है। बच्चों, जल संसाधन, भौम का तात्पर्य है अंडरग्राउंड वाटर जो है उसका क्या रोल है, उसका क्या परिचय है। अब इसके पहले हमने धरातलीय जल पढ़ा था कि उसके संसाधन कौन से हैं, नदियाँ, तालाब, और ये है भौम जल संसाधन, या उसको हम कह सकते हैं अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स। तो देश में कुल पुनः पूर्ति योग भौम जल संसाधन लगभग 432 घन किलोमीटर है। उत्तर पश्चिमी प्रदेश और दक्षिण भारत के कुल भागों के नदी बेसिनों में भौम जल उपयोग अपेक्षाकृत अधिक है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु राज्यों में भौम जल का उपयोग बहुत अधिक है, परंतु कुछ राज्य जैसे छत्तीसगढ़, ओडिशा, केरल आदि अपने भौम जल क्षमता का बहुत कम उपयोग करते हैं। गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा और महाराष्ट्र अपने भौम जल संसाधनों का मध्यम दर से उपयोग करते हैं। देखिए जो कुछ राज्य हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जो अंडरग्राउंड वाटर का अधिक उपयोग करते हैं, कुछ कम उपयोग करते हैं, कुछ मीडियम उसका अंडरग्राउंड वाटर का यूज़ कर रहे हैं। यदि वर्तमान प्रवृत्ति यही जारी रही, यानी जल को यूज़ करने की हमारी आदत यही बनी रही, तो जल के मांग की आपूर्ति करने का आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति विकास के लिए हानिकारक होगी और सामाजिक उथल पुथल और विघटन का कारण हो सकती है। लैगून और पश्च झील। लैगून क्या है? खारे पानी की जो झील है उसे हम क्या कहते हैं? लैगून। लैगून और पश्च झील के बारे में कह रहे हैं। भारत की समुद्र तट रेखा विशाल है। हमारे जो भारत है, भारत का आपने देखा दक्षिणी भाग इस प्रकार से, तो इधर क्या है, यहाँ पर है अरब सागर, ठीक है, और इधर है वह बंगाल की खाड़ी, और नीचे है यहाँ पर हिंद महासागर। तो तीनों ओर हमारा क्या है? जलीय क्षेत्र है। हमारी समुद्र रेखा देखिए बहुत ही विशाल है और क्या है? दंतुरित है, यानी कटा फटा है। हमारा जो आप देखिए भारत को मैप को नीचे से दक्षिण में इधर गुजरात के साइड से, तो आप देखेंगे कि बहुत कटा फटा, जो कटा फटा तट है इसी को हम क्या कहेंगे? दंतुरित। इसके बाद देखते हैं इसी कारण बहुत सी लैगून, देखिए आगे, लैगून और झीलें बन गई हैं। केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में इन लैगून और झीलों में
बड़े धरातलीय जल संसाधन हैं। यद्यपि सामान्यतः इन जलाशयों में खारा जल है, इसका उपयोग मछली पालन और चावल की कुछ निश्चित किस्मों, नारियल आदि की सिंचाई में किया जाता है। खारे पानी ये जो झीलें हैं। उसके बाद है जल की मांग और उपयोग। जल की मांग और उपयोग का भारत देश के स्तर पर क्या है इसका परिचय। पारंपरिक रूप से भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और इसकी जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग कृषि पर निर्भर है। इसलिए पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई के विकास को अति उच्च प्राथमिकता दी गई है और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जैसे भाखड़ा नागल, हीराकुंड, दामोदर, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी नहर और आदि परियोजना शुरू की गई है। वास्तव में भारत की वर्तमान में जल की मांग सिंचाई की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक है। भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में जल की मांग अधिक क्यों है। तो ये इस पैराग्राफ में आप देख करके लिख सकते हैं कि वास्तव में भारत की जो मांग है उसकी अधिक क्यों है। सिंचाई की आवश्यकता की वजह से अधिक है और भी जनसंख्या है उसकी भी अपनी डिमांड है, इस वजह से भी भारत में जल की मांग अधिक है। आइए आगे देखते हैं धरातली और भौम जल। धरातली जल क्या है फिर मैं आपको रिमाइंड करा दूं। जो धरातल के सतह पर जो जल है, नदियां हैं, तालाब हैं, झीलें हैं, ये और भौम जल यानी अंडरग्राउंड वाटर का सबसे अधिक उपयोग कृषि सेवा में होता है। ये दोनों ही प्रकार का जो वाटर है सबसे अधिक किस क्षेत्र में उपयोग होता है, कृषि यानी खेती के क्षेत्र में। इसमें धरातली जल का 89% और भौम जल का 92% उपयोग किया जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक। जबकि औद्योगिक सेक्टर में सतह जल का केवल 2% और भौम जल का 5% उपयोग होता है। आइए आगे देखते हैं। घरेलू सेक्टर में धरातली जल का उपयोग भौम जल की तुलना में अधिक है। धरातली जो घरेलू उपयोग है उसमें अंडरग्राउंड वाटर का कम और जो धरातली जल है यह है कितना 9% उपयोग में आता है। कुल जल उपयोग में कृषि सेक्टर का भाग दूसरे सेक्टरों से अधिक है। उसके बाद आगे चलते हैं। सिंचाई के लिए जल की मांग। सिंचाई खेतों की सिंचाई के लिए बहुत आवश्यक है जल। कृषि में जल का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए होता है। देश में वर्षा के स्थानिक सामयिक परिवर्तिता के कारण सिंचाई की आवश्यकता होती है। बच्चों आपको पता है कि भारत की कृषि है जो है मानसून पर आधारित है और ये आपको पिछले अध्यायों में कहीं ना कहीं इसकी विस्तृत चर्चा भी की गई, भू संसाधन कृषि वाले इसके पहले अध्याय में भी। तो जो हमारे यहाँ जो वर्षा है वो क्या है अनियमित है। कोई ज़रूरी नहीं कि हर वर्ष अच्छा मानसून हो और उससे किसानों को लाभ हो। तो इस वजह से देश के अधिकांश भाग वर्षा विहीन और सूखाग्रस्त है। उत्तर पश्चिमी भारत और दक्कन का पठार इसके अंतर्गत आते हैं। देश के अधिकांश भागों में शीत और ग्रीष्म ऋतुओं में न्यूनाधिक शुष्कता पाई जाती है। इसलिए शुष्क ऋतुओं में बिना सिंचाई की खेती करना कठिन होता है। पर्याप्त मात्रा में वर्षा वाले क्षेत्र जैसे पश्चिम, आपको आगे दिखाते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल और बिहार में भी मानसून के मौसम में अवर्षा अथवा इसकी असफलता सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न कर देती है जो कृषि के लिए हानिकारक है। कुछ फसलों के लिए जल की कमी सिंचाई की आवश्यक बनाती है। जो कुछ फसलें हैं जहाँ पर जल की अधिक आवश्यकता है और वहाँ पर जल नहीं है तो उसके लिए क्या होगा, सिंचाई उसके लिए आवश्यक हो जाती है। उदाहरण के लिए चावल है, गन्ना, जूट आदि के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता है जो केवल सिंचाई द्वारा ही संभव है। सिंचाई की व्यवस्था बहुफसलीकरण को संभव बनाती है, अर्थात अगर सिंचाई की व्यवस्था है तो बहुफसलीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। ऐसा पाया गया कि सिंचित भूमि की कृषि उत्पादकता असिंचित भूमि की अपेक्षा ज़्यादा होती है। उसके बाद पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निबल बोए गए क्षेत्र आपने पिछले अध्याय में पढ़ रखा है। भू संसाधन का उपयोग में यानी जिस पर खेती की जाती है, फसलें उगाई जाती हैं, वो कैसा है, निबल बोया गया क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश में निबल बोए गए क्षेत्र का 85% भाग सिंचाई के अंतर्गत आता है। इन राज्यों में गेहूं, चावल मुख्य रूप से सिंचाई की सहायता से पैदा किए जाते हैं। निबल सिंचित क्षेत्र का 76.1%, पंजाब में
और 51.3% हरियाणा में कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचित होता है या सिंचाई की जाती है इन राज्यों में। इससे यह ज्ञात होता है कि ये राज्य अपने संभावित भौम जल के एक बड़े भाग का उपयोग करते हैं। उसके बाद है बच्चों, देखते हैं जो आपके लिए आवश्यक है उतना ही बताया जाएगा। फिर है संभावित जल समस्या। संभावित जल समस्या क्या है? जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता, यानी एक व्यक्ति की जो जल की उपलब्धता है जनसंख्या बढ़ने से दिन प्रतिदिन कम होती जा रही। भाई जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो क्या होगा? जनसंख्या के बढ़ने से बिल्कुल तो बच्चों ये संभावित जल समस्या क्या है? जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जनसंख्या बढ़ने से दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है जल की डिमांड भी बढ़ेगी, और जब जल क्या है हमारा सीमित है, जल तो ज़्यादा बढ़ नहीं सकता ना, क्योंकि ज़्यादा उपयोग करने से वाटर लेवल भी कम होता जाएगा। तो इसकी वजह से जल की जनसंख्या बढ़ने से क्या हो रहा है, यह समस्या आती है। उपलब्ध जल संसाधन औद्योगिक, कृषि और घरेलू निस्सरणों से प्रदूषित होता जा रहा है। उपलब्ध जो जल है इससे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, क्योंकि औद्योगिक और कृषि और घरेलू इनसे जो निस्तारण होता है वो जाकर कर कहीं ना कहीं और किसी न किसी स्रोत के माध्यम से नदियों में मिलता है, और उस नदियों का जल क्या हो रहा है, प्रदूषित या गंदा हो रहा है। इस कारण उपयोगी जल संसाधनों की उपलब्धता और सीमित होती जा रही है। ये जो ऊपर अभी आपको कारण बताए गए, इनकी वजह से क्या हो रहा है, जो जल उपयोग करने का जो प्रतिशत है, जितना शुद्ध जल है उसकी उपयोगिता कितनी है वो सीमित होती जा रही है, वो कम होता जा रहा है। उसके बाद है जल के गुणों का ह्रास। जल के गुणों का क्या, ह्रास का मतलब क्या है? जल में बच्चों कुछ गुण होते हैं, गुण होने की वजह से हम उसका उपयोग कर रहे हैं। तो ह्रास अगर हो गया, उन गुणों की कमी हो गई तो वही हो गया जल का ह्रास। तो इसका अर्थ क्या है? जल गुणवत्ता से तात्पर्य जल की शुद्धता अथवा अनावश्यक बाहरी पदार्थों से रहित जल से है। गुणवत्ता का तात्पर्य क्या है कि उसमें अनावश्यक रूप से बाहरी पदार्थ नहीं है, रहित है वो जल, तब क्या होगा, वह गुणवत्ता होगी उस जल में। जल बाह्य पदार्थों जैसे सूक्ष्म जीवों, रासायनिक पदार्थों, औद्योगिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों से प्रदूषित होता है। ये जितने भी हैं, जो बैक्टीरिया हैं, जो केमिकल जो पार्ट हैं, ये सब जो जल में मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, जल प्रदूषित हो जाता है। इस प्रकार के पदार्थ जल के गुणों में कमी लाते हैं। ये जो सभी मिल जाएंगे तो जाहिर सी बात है जल तो प्रदूषित होगा ही। इसके बाद है जब विषैले पदार्थ, ये देखिए लिखा है, झीलों, सरिताओं, नदियों, समुद्रों और अन्य जलाशयों में प्रवेश करते हैं, वे जल में घुल जाते हैं अथवा जल में निलंबित हो जाते हैं। इससे जल प्रदूषण बढ़ता है और जल के गुणों में कमी आने से जलीय तंत्र, ये एक्वेटिक सिस्टम जो है वह प्रभावित होता है। कभी कभी प्रदूषक नीचे तक पहुंच जाते हैं, यानी जो गंदे पदार्थ कहाँ पहुंच जाते हैं, जल के निचले स्तर तक पहुंच जाते हैं और भौम जल को प्रदूषित करते हैं। यह जो प्रदूषण वाले जितने भी तत्व हैं ये क्या करते हैं, जब बहुत गहराई तक पहुंच जाते हैं तो उसका प्रभाव क्या होता है, जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है वो भी प्रदूषित हो जाता है। देश में गंगा और यमुना दो अत्यधिक प्रदूषित नदियाँ हैं। देखिए हमारी ये जो गंगा है, यमुना है, ये पूरे देश में सबसे अधिक प्रदूषित नदी है और इसको चित्र में दिखाया भी गया है। उसके बाद है आगे आपको दिखाते हैं बच्चों, जल संरक्षण और प्रबंधन। जल संरक्षण क्या है, प्रबंधन क्या है? जब जल की कमी हो रही तो उसको बचाना ही क्या कहलाता है, जल संरक्षण। और प्रबंधन, जो जल है, जो वर्षा जल है, इसको हम कैसे मैनेज करें ताकि आने वाली पीढ़ी को भी उपलब्ध होता रहे। तो देखिए, अलवणीय जल की घटती हुई उपलब्धता। अलवणीय का अर्थ आप समझ रहे होंगे, जो खारा नहीं है, की उपलब्धता और बढ़ती मांग से सतत पोषणीय विकास के लिए इस महत्वपूर्ण जीवनदायी संसाधन के संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता बढ़ गई। अब इन शब्दों को समझिए। देखिए, अलवणीय जल की घटती हुई उपलब्धता, जो शुद्ध जल है इसकी उपलब्धता कम हो रही है। क्यों? क्योंकि बढ़ती मांग हमारी बढ़ रही है, इसलिए सतत पोषणीय विकास। सतत का माने इसके इस संसाधन के कंटिन्यूटी बने रहे,
इसके लिए महत्वपूर्ण जीवनदायी संसाधन के संरक्षण आवश्यक है। यह जो हमारा जल है ये इतना इम्पोर्टेंट हमारे लाइफ के लिए, इसका जो कंजर्वेशन है, जो संरक्षण है और इसका प्रबंधन मैनेजमेंट है, मैनेज करना ये बहुत ही आवश्यक हो गया है, जिससे कि अगली पीढ़ी को भी जल उपलब्ध होता रहे। इसीलिए संरक्षण और प्रबंधन दोनों आवश्यक है। भारत को जल संरक्षण के लिए तुरंत कदम उठाने हैं और प्रभावशाली नीतियाँ और कानून बनाने हैं और जल संरक्षण हेतु प्रभावशाली उपाय बनाने हैं। जल बचत तकनीकी और विधियों के देखिए, अभी आपको दिखाते हैं, ये देखिए अच्छी गुणवत्ता का पानी, इस मैप में आपकी बुक में भी दे रखा, आप बड़े आराम से इसको देख सकते हैं। विकास के अतिरिक्त प्रदूषण से बचाव के प्रयास भी करने चाहिए। जल संभर विकास, वर्षा जल संग्रहण, जल के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग और लंबे समय तक जल की आपूर्ति के लिए जल के संयुक्त उपयोग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। ये जो जल संभर है इसका तात्पर्य अभी अगली हेडिंग में आपको दिखाया जाएगा। जल संभर का वैसे मैं आपको बता दूं, आपको जल संभर क्या है कि जल को आवश्यक रूप से उसका प्रबंधन करना और उसका संरक्षण करना, ये जल संभर कहलाता है। जल प्रदूषण का निवारण, जल प्रदूषित अगर हो गया तो उसका निवारण क्या है, कैसे इस पर विचार रखे गए हैं। उपलब्ध जल संसाधनों का तेजी से निम्नीकरण हो रहा है, यानी ये उसकी गुणवत्ता जो है वह कम हो रही है। देश की मुख्य नदियों में प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपरी भागों तथा कम बसे क्षेत्रों में अच्छी जल गुणवत्ता पाई जाती है। अर्थात जल का स्रोत का जहाँ से जल का स्रोत है मुख्य रूप से ऊपरी भागों में, वहाँ पर जल शुद्ध है, या फिर जो क्षेत्र कम बसे हैं जहाँ पर जनसंख्या कम है वहाँ पर जल की क्वालिटी अच्छी है। मैदानों में नदी जल का उपयोग गहन रूप से कृषि, जो मैदानी भाग है यहाँ पर जल का उपयोग किस में होता है, अधिकतर कृषि करने में होता है, पीने में होता है और घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, यानी घरेलू घर के कामकाज और इंडस्ट्री के लिए किया जाता है। इसके साथ अपवाहिकों जो नालियाँ होती हैं के साथ कृषि का जो पोल्यूशन क्या है, उर्वरक, कीटनाशक और घरेलू ठोस अपशिष्ट पदार्थ और औद्योगिक बहिस्राव नदी में मिल जाते हैं। ये सब जितना है कचरा किसमें मिलता है, नदी में कहीं ना कहीं स्रोत से मिलके। तो नदियों में प्रदूषकों का संकेंद्रण गर्मी के मौसम में बहुत अधिक होता है, क्योंकि उस समय जल का प्रवाह कम होता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड SPC के साथ मिलकर 507 स्टेशनों की राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता का मॉनिटरिंग किया जा रहा है। इन स्टेशनों से प्राप्त किया गया आंकड़ा दर्शाता है कि जैव और जीवाणुविक संदूषण नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। दिल्ली और इटावा के बीच, ये जो दिल्ली और इटावा के बीच यमुना नदी है, यह देश की सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। यह भी आपको याद रखना है, कौन सी नदी है जो दिल्ली और इटावा के बीच बहुत अधिक प्रदूषित है। तो आपको जाहिर सी बात है दिल्ली जो है किस नदी किनारे है, यमुना, तो बस यही है, यमुना नदी सबसे प्रदूषित है। दूसरी प्रदूषित नदियां हैं अहमदाबाद में साबरमती, लखनऊ में गोमती, मदुरई में काली, अडयार, कुवम संपूर्ण विस्तार है इसका, और वैगई, हैदराबाद में मूसी और कानपुर और वाराणसी में गंगा है। भौम जल प्रदूषण देश के विभिन्न भागों में भारी विषैली धातुओं, फ्लोराइड और नाइट्रेस के संकेंद्रण के कारण होता है। आगे देखते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है बच्चों। हाँ, इसके बाद जल का पुनः चक्र और पुनः उपयोग। जो हमारा जल है सीमित है ये भी, तो इसका हम दोबारा रिसाइकलिंग करके उपयोग कैसे करें और किस प्रकार से इसकी रिसाइकलिंग हो, इसकी क्यों आवश्यकता है, इसके बारे में बताया गया है। तो पुनः चक्र यानी रिसाइकलिंग और पुनः उपयोग, रीयूज जो है, दूसरे रास्ते हैं जिनके द्वारा अलवणीय जल को उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। जो हमारा ये शुद्ध जल है और ये एक बार अगर यूज़ में आ गया तो उसको दोबारा रिसाइकिल करके हम दोबारा कैसे यूज़ में लें। ये कम गुणवत्ता के जल का उपयोग जैसे शोधित अपशिष्ट जल उद्योगों के लिए आकर्षक विकल्प है, और जिसका उपयोग शीतलन और अग्निशमन के लिए करके वे जल पर होने वाली लागत को कम कर सकते हैं। इसी तरह ये कुछ उपाय बताए गए हैं जिससे कि जल को रिसाइकलिंग किया जा सके। इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में स्नान और बर्तन धोने में प्रयुक्त ये जो जल है नगरीय क्षेत्रों में तो किचन गार्डन बनाए जाते हैं। तो क्यों बनाए जाते हैं, जो किचन का पानी है, बाथरूम का पानी, ये सब बागवानी के लिए
उपयोग में लाया जा सकता है और लोग अक्सर करते भी, आपने देखा होगा। वाहनों को धोने के लिए प्रयुक्त जल का उपयोग भी बागवानी में किया जा सकता है। और ये भी अक्सर देखने में आता है कि अपनी गाड़ी को धुलने के लिए बहुत सारा पानी वेस्ट करते हैं, तो इसका उपयोग भी बागवानी में किया जा सकता है, पानी वेस्ट ना हो। इससे अच्छी गुणवत्ता वाले जल का पीने के उद्देश्य से संरक्षण होगा। और वर्तमान में पानी का पुनः चक्रण एक सीमित माप में किया गया है, फिर भी पुनः चक्रण द्वारा पुनः पूर्ति योग्य जल की उपादेयता व्यापक है। अब ये देखिए बच्चों, मैंने कहा था इसका आपको पूरा विस्तार से बताया जाएगा। जल संभर प्रबंधन, ये आप देखिए, आपके बारे में आपको इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। जल संभर प्रबंधन क्या है? जल संभर प्रबंधन से तात्पर्य मुख्य रूप से धरातली और भौम जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है। यानी जो आपका धरातली जल है, ऊपर का जो धरातली जल दिखाई देता है, नदी तालाब वगैरह, और जो भौम जल है, अंडरग्राउंड वाटर है, इन दोनों प्रकार के जलों का अच्छे तरीके से मैनेज करना और इनका संरक्षण करना, यही है जल संभर प्रबंधन। इसके अंतर्गत बहते जल को रोकना विभिन्न विधियों जैसे अंतःस्रवण और तालाब पुनर्भरण, कुओं आदि के द्वारा भौम जल का संचयन और पुनर्भरण शामिल है। तो ये है जल को सुरक्षित और संरक्षित करने के उपाय। तथापि विस्तृत अर्थ में जल संभर प्रबंधन के अंतर्गत सभी संसाधनों जैसे प्राकृतिक में भूमि जल पौधे और प्राणियों और जल संभर रहित मानवीय संसाधनों के संरक्षण, पुनरुत्थान और विवेकपूर्ण उपयोग को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, आप देखते हैं। उद्देश्य है प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच संतुलन लाना। हमारे जो प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स हैं, और समाज इसके बीच में संतुलन लाना कि इनका उपयोग अच्छे तरीके से हो सके और विकास भी हमें अच्छे से हम कर सकें। केंद्रीय और राज्य सरकारों ने देश में बहुत से जल संभर विकास और प्रबंधन कार्यक्रम चलाए हैं। बच्चों, जल को संरक्षित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने अपने स्तर से कुछ प्रोग्राम भी चलाए हैं। जैसे आप देख सकते हैं हरियाली, ये भी जल संरक्षण का एक प्रोग्राम है, कार्यक्रम है। यह केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास परियोजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन और वन रोपण के लिए जल संरक्षण के योग्य बनाना है। और इसमें हरियाली योग्य बनाना है। फिर है बच्चों अगला जो है जल संरक्षण का कार्यक्रम नीरू मीरू, यानी जल और आप। नीरू का तात्पर्य है जल और मीरू सब मैं से आप अर्थ लगा सकते हो, नीरू और मैं या जल और आप। कार्यक्रम कहाँ है लागू किया गया? आंध्र प्रदेश में। और अगला है अरवारी पानी संसद। अरवारी से तात्पर्य है, ये जो अरवारी है राजस्थान के अलवर से ही लिया गया, उसी को आप ध्यान में रख के याद करें। अरवारी पानी संसद क्या है? इसके बाद और देखिए दिया गया है के अंतर्गत लोगों के सहयोग से विभिन्न जल संग्रहण संरचनाएं हैं, जैसे अंतःस्रवण ताल जोहड़ की खुदाई की गई और रोक के बांध बनाए गए हैं। तमिलनाडु में घरों में जल संग्रहण संरचना को बनाना आवश्यक कर दिया गया है। किसी भी इमारत का निर्माण बिना जल संग्रहण संरचना बनाए नहीं किया जा सकता। ये सब जल को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए प्रोग्राम हैं। और इसके अलावा अब आते हैं जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण, यानी वर्षा का जल हमारा वेस्ट चला जाता है, तो अगर हम इसको भी बचा कर रखें तो हमारा जो भौम जल स्तर है, अंडरग्राउंड वाटर, वह अच्छे लेवल पर आ जाएगा और हमें शुद्ध जल की प्राप्ति होने में सहायता मिलेगी। वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा के जल को रोकने और एकत्र करने की विधि है। यानी वर्षा के जल को हम रोकें, इकट्ठा करें, यह एक विधि है इसका उपयोग भूमिगत जल भृतों के पुनर्भरण के लिए भी किया जाता है। यह एक कम मूल्य और पारिस्थितिकी अनुकूल विधि है, अर्थात यह इसमें लागत भी कम लगती है और इकोसिस्टम भी के हिसाब से बहुत बढ़िया है, इसमें कोई नुकसान नहीं है और लागत भी बहुत कम है, जिसके द्वारा पानी की प्रत्येक बूंद संरक्षित करने के लिए वर्षा जल को नलकूपों, गड्ढों और कुओं में एकत्र किया जाता है। वर्षा जल संग्रहण पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, भूमिगत जल स्तर को नीचा होने से रोकता है, फ्लोराइड और नाइट्रेट्स जैसे संदूषकों को कम करके अवमिश्रण भूमिगत जल की गुणवत्ता बढ़ाता है। तो आप देख लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्षा जल संरक्षण क्यों आवश्यक है। और क्या होता है,
मृदा अपरदन, ये जो मिट्टी का कटाव है, मिट्टी का मृदा निम्नीकरण है, और बाढ़ को भी रोकता है। यदि इसे जल वृत्तों के पुनर्भरण के लिए उपयोग किया जाता है तो तटीय क्षेत्रों में लवणीय जल के प्रवेश को रोकता है। तो ये इसके इतने सारे ये लाभ हैं। और आगे दिया गया है, देश के विभिन्न समुदाय लंबे समय से अनेक विधियों से वर्षा जल संग्रहण करते आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत वर्षा जल संग्रहण सतह संचयन जलाशयों जैसे झीलों, तालाबों, सिंचाई तालाबों आदि में किया जाता है। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण ढांचे, जिन्हें कुंड अथवा टांका, एक ढका हुआ भूमिगत टंकी के नाम से जानी जाती है। ये बहुत बड़ी और अच्छी पहल है जिससे कि वर्षा का जल सुरक्षित और संरक्षित किया जा सके और हम इसे जल की उपलब्धता को बनाए रखें। इसके बाद है बच्चों आपके लिए जो आवश्यक है, बाकी तो आप अपनी बुक से भी अच्छे तरीके से पढ़ सकते। ये देखिए, जल संभर प्रबंधन द्वारा जल संरक्षण, प्रस्तर कूप, और इसके अलावा झीलों द्वारा जल संरक्षण, वर्षा के जल का संरक्षण किया गया है। पुनर्भरण कूप द्वारा जल संरक्षण, ये देखिए बालू छत्रित, और ये छत पर वर्षा का जल संरक्षण किया गया है, चित्र में दिखाया गया है। आगे देखते हैं, बहुमूल्य जल संसाधन के संरक्षण के लिए वर्षा जल संग्रहण प्रविधि का उपयोग करने का क्षेत्र व्यापक है। इसे घर की छतों और खुले स्थानों में वर्षा जल द्वारा संग्रहण किया जाता है। वर्षा जल संग्रहण घरेलू उपयोग के लिए भूमिगत जल पर समुदाय की निर्भरता कम करता है। इसके अतिरिक्त मांग आपूर्ति अंतर के लिए सेतु बंधन के कार्य को अतिरिक्त इससे भौम जल निकालने में ऊर्जा की बचत होती है। ये तो था वर्षा जल संग्रहण। अब आइए देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय जल नीति। जो भारत की राष्ट्रीय जल नीति है 2002 की विशेषताएं क्या है। सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में पीने का जल घटक में सम्मिलित करना चाहिए जहां पेयजल के स्रोत का कोई भी विकल्प नहीं है। पेयजल सभी मानव जाति और प्राणियों को उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यह नीति की मुख्य बिंदु है बच्चों। भौम जल के शोषण को सीमित और नियमित करने के लिए उपाय करने चाहिए। सतह और भौम जल दोनों की गुणवत्ता के लिए नियमित जांच होनी चाहिए, अर्थात नियमित इसकी परख जांच होनी चाहिए कि क्वालिटी वाइज सही है, कुछ क्या कमी है, क्या ज़्यादा इस तरह से प्रदूषण है, कितना है, इस प्रकार से जल की जांच होनी चाहिए। जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए और जल के सभी विविध प्रयोगों में कार्य क्षमता सुधारनी चाहिए। दुर्लभ जल संसाधन के रूप में जल के लिए जागरूकता विकसित करनी चाहिए, यानी आम जनमानस में इसके प्रति अवेयरनेस भी होनी चाहिए जल को लेकर के। शिक्षा, विनिमय, उपकरणों, प्रेरकों और अनुक्रमणों द्वारा संरक्षण चेतावनी बढ़ानी चाहिए। लोगों में इस बात को बढ़ावा देना चाहिए कि जल जो है बहुत ही सीमित और जीवनदायी संसाधन है, इसका उचित रूप से उपयोग करें और संरक्षण करें जिससे कि हम इसका सतत पोषण होता रहे। अब आइए देखते हैं जल क्रांति अभियान क्या है। 2015-16 में लागू किया गया जल क्रांति अभियान पुनः उपयोगी संसाधन है, लेकिन इसकी उपलब्धता सीमित है तथा आपूर्ति और मांग के बीच अंतर समय के साथ आएगा। वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन दुनिया के कई क्षेत्रों में जल तनाव की स्थिति पैदा कर देगा। अर्थात भारत की एक खास स्थिति उच्च जनसंख्या वृद्धि और तेजी से आर्थिक विकास के साथ पानी की मांग बढ़ी है। जल क्रांति अभियान भारत सरकार द्वारा 2015-16 में आरंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लोग पारंपरिक तरीकों से जल संरक्षण और प्रबंधन सुनिश्चित करते हैं। तो बच्चों, हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से जल का प्रबंधन और इसका संरक्षण किया जाता है। यह पूरा अध्याय आपका इतना ही था बच्चों, बहुत ही साधारण और आपकी समझ के लिए
कि आप जल को अच्छी तरीके से समझते हैं, इसकी महत्ता को समझते हैं, तो ज़्यादा आपको समझ में आ गया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों कि आपने इस अध्याय के महत्व को समझा है और इसे अपने लाइफ में लागू भी करेंगे कि जल कितना कीमती है हमारे लिए, हमारे घर के लिए, हमारे परिवार, समाज, देश के लिए। तो उसी प्रकार से हम जितना हमें समझ में आया है उसका हम अपने लाइफ में इसको लागू करें और उसकी महत्ता को समझें। इसीलिए इन सब पॉइंट को, सब शीर्षकों को आपके कोर्स में रखा जाता है कि आप इनके महत्ता को समझें और इसको जन जागरूकता में लाएं। तो आशा है बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर है और महत्वपूर्ण बिंदु है, मैं आपके लिए अगला वीडियो लेके आऊँगी, आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में इसी लेसन संबंधित। तो तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। टेक केयर। थैंक यू।